Hello everyone, welcome to Learn to Spread channel. How are you all? Hope so you all are fine and moving next to forward in your life. बहुत सारी चीज़ें हमने अभी टैक्स में तो कवर नहीं की है, अभी बेसिक चीज़ कवर की है जो मैंने आपको इनकम टैक्स के दो बेसिक चीज़ में बताई थी, दो जो इससे पहले वीडियोस मैंने अपलोड किया था, तो उसमें आपने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले की चीज़ में मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, लिवर्ड कहाँ कहाँ होता है और क्या ये होल ऑफ इंडिया में लिवर्ड होता है कि नहीं, मैंने आपसे बताया था। आपसे ये बोला भी था कि आप ज़रूर से जान करके आइए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर से सर्च करके आए होंगे प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको फाइनेंस एक्ट के बारे में बताया था, तो प्लीज़ जो भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसे प्लीज़ आप देख करके आइए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएगी। और प्रीवियस वीडियो के सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ जाके उसको देख करके आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे नया इनकम टैक्स में, आगे उसके क्या पढ़ेंगे। तो आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे लेवे ऑफ इनकम टैक्स। तो लेवे ऑफ इनकम टैक्स का मतलब कि टैक्स जो है वो किस पे लगता है, कहाँ लगता है और किस चीज़ पे हम जो है टैक्स लिवर्ड करते हैं, मतलब कहाँ लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, लिवर्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ एक जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको हाईलाइट करके बोला है कि प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन, और किस पे लगता है, सिर्फ टोटल इनकम पे लगता है। इसका मतलब ग्रॉस इनकम पे नहीं, टोटल इनकम पे। मैम हमें नहीं समझ में आया कि टोटल इनकम किसे कहते हैं और लेवे ऑफ इनकम टैक्स का क्या मतलब होता है, और प्रीवियस ईयर एवरी पर्सन, इसमें जो की पॉइंट है जो आपको समझना है वो है टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, एवरी पर्सन। ये तीन बेसिक चीज़ आपको समझना है, बाकी तो इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो लिवर्ड का मतलब होता है कि टैक्स जो है किसके ऊपर लगता है, जो एक आप सोसाइटी में रहने के लिए हर्जाना पे कर रहे हो, वो किस कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ये हर्जाना देते हैं। जाहिर सी बात है हम आप लोग हैं, तो वो हम आप लोग को किस तरह से आप डिसाइड करोगे, किस तरह से आप उसको डिफाइन करोगे, उसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये एक एक्ट है, तो एक्ट में हमेशा कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं, कुछ प्रोविजोस होते हैं और सब सेक्शंस होते हैं, तो उनका जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किसी भी चीज़ की डेफिनेशन कहाँ होती है, सेक्शन 2 में आपको बताई जाती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आप पढ़ोगे। अगर लॉ है और अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को जान लो कि उसके ये क्या कहना चाह रही है। तो ये छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे कि पर्सन किसको कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मैंने कि एवरी पर्सन, तो सबसे पहले पर्सन को देख लेते हैं कि भाई ये पर्सन किसको बोला है। अब मुझे पर्सन कहा गया है या आपको पर्सन कहा गया है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। तो यस, ऐसे लोग क्या कौन है और कहाँ इंक्लूड होते हैं। तो ये कहाँ पे डिफाइन किया है, सेक्शन 2 देख लीजिए, वही सेक्शन है। सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया, बताया गया है कि ऐसे महान लोग हैं जो कि क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, अपना हर्जाना भरते हैं, कहाँ पे रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए। तो उसमें सबसे पहले इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअल में हम आप सब आ जाएंगे, मैं आ जाऊंगी। मैं कौन, मैं मोनिका, ठीक है। आपके जो भी आपका रिस्पेक्टिव नाम है, क्या आप इसमें आएंगे, बिल्कुल आप आएंगे। HUF, इसमें देख लीजिए, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अ फर्म, अ कंपनी, एक्सेट्रा। क्या ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल किसको कहते हैं, इंडिविजुअल का हम टैक्स किस तरह से उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। HUF जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कि जो फैमिली एक साथ रह रही है, उसमें अभी डिवीजन नहीं हुआ है, उसमें कोई भी अपना हिस्सा कोई भी नहीं लिया है, तो उनके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। नेक्स्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो मिल करके कोई एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं और वो कोई चीज़ चला रहे हैं, उसमें नॉन कोऑपरेशन आपके बिजनेस से भी आ जाते हैं।
नॉन प्रॉफिट बिजनेस आते हैं वो भी आ जाते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जैसे लॉयर्स हुए, प्रोफेशनल्स हुए, डॉक्टर्स हुए, क्या उनके ऊपर लगते हैं? बिल्कुल, वो एक बॉडी है और उसके ऊपर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनको इसलिए कहा गया क्योंकि वो प्रोफेशनली स्किल्ड है, उनके पास कुछ ऐसी नॉलेजेस है, क्या उनके ऊपर लगते हैं, क्या वो इंडिविजुअल में कवर होते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग जरूर से सॉर्ट आउट करेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि पर्सन में कौन से ऐसे लोग इंक्लूड होते हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्म। आप फर्म समझ रहे होंगे कि फर्म ऐसी चीज है जो कि मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो जनरली आपके फर्म में आते हैं। इसमें 2 और मोर पर्सन हो सकते हैं। अब तो इसको कंपनी में भी डिफाइन कर लिया और कंपनी का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है कि इसको प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बहुत सारे, क्या ये सभी लोग इंक्लूडेड है? बिल्कुल, ये सभी लोग इसमें इंक्लूडेड है। इसमें नंबर्स आपके बताए गए हैं कि कितने प्राइवेट में होने चाहिए, कितने पब्लिक में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, कौन से ऐसे जो है जिनको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, कितने कैपिटल होनी चाहिए जिनको हम प्राइवेट कंपनीज कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से बिजनेस लॉ में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो डोंट वरी, वो चीज़ भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगता है, फर्म के ऊपर भी टैक्स लगता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल, ये सारे सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में डिफाइंड है और इसी को कहते हैं, क्या है ये? पर्सन। क्या कहते हैं? इसी को पर्सन। चलिए, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है कि किसके ऊपर टैक्स लगता है? लेवी ऑफ इनकम टैक्स हम प्रीवियस ईयर के ऊपर लगाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि 3 टर्म्स आपका जानना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बताया। एक तो टोटल इनकम, दूसरा प्रीवियस ईयर और तीसरा एवरी पर्सन। तो पर्सन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपके प्रीवियस ईयर पे बेस होता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के बारे में नहीं पता तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, मुश्किल का काम हो जाएगा कि आप उसका कंप्यूटेशन किस तरह से करेंगे, कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी HUF हो, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, सबकी इनकम जो है प्रीवियस ईयर पे कैलकुलेट होती है। रेफर टू सम कंडीशन, कुछ एक्सेप्शन। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ होती है तो उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। कोई चीज़ अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें भी, कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती है जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसा कि आप हो सकता है कुछ चल में या डेली रूटीन में काम कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कभी आप अपने डेली रूटीन उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाते हैं? एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं। सेम उसी तरह इनकम टैक्स में भी कुछ एक्सेप्शनल ऐसे केसेस है जहाँ प्रीवियस ईयर फॉलो नहीं होता। तो क्या आपको प्रीवियस ईयर के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 में। तो इसके बारे में बिल्कुल ही क्लियर रहिएगा आप। नेक्स्ट कह रहा आपसे, देखिए प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लॉ में हर समय आप जान लीजिए कि शब्दों का बहुत बड़ा गेम रहता है, वर्ड्स हैव पावर। तो ये चीज़ इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए। आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, चाहे मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स अगर लॉ के होते हैं तो उसमें वर्ड्स जो है बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे तो आप बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि उसका एप्लीकेशन किस तरह से हम करें। तो चलिए एक वर्ड को देखते हैं इसमें, और इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनकम टैक्स का सारा चीज़ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पे बेस होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जरूर से समझिए। कह रहा था फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली मतलब तुरंत, प्रीसीडिंग मतलब कि उसके तुरंत बाद, द असेसमेंट ईयर दैट इज इट इज द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन द 31st March in which the income has acquired and received। मैम ये तो आपने अंग्रेजी में पढ़ दी, ये तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, डोंट वरी, इसको मैं समझाती हूँ। ये है क्या? ये बोल रहा है कि ऐसा फाइनेंशियल ईयर। अब मैम फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? आपको अच्छे से पता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। इज इट? ये आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ।
ठीक। अब फाइनेंशियल ईयर सपोज अभी क्या चल रहा है, 2022 से लेकर के 2023, ये है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब द करेंट ईयर विच इज रनिंग, जो अभी चल रहा है। क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, 2022 के बच्चे हैं आप। 2022 से 2023 का जो ईयर है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर, मतलब करेंट ईयर, जो अभी चल रही है चीजें। इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब इसके पीछे। अब इसके पीछे इमीडिएटली जाहिर सी बात है, इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे हुआ होगा 2021 से लेकर 2022, यही ईयर आई होगी। तो इस ईयर को हम क्या कहेंगे, 2021-22 को क्या कहेंगे, दिस इज प्रीवियस ईयर। इसको हम कहेंगे कि ये प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये बोल रहा है इट इज द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। अब ये जो क्या आ जाएगा इसका, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये एंडिंग है 31 मार्च, इन विच द इनकम एक्योर्ड। अब इसका बड़ा महत्व है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्योर्ड और रिसीव्ड का क्या मतलब होता है। या तो इनकम क्या हुई है, या तो इनकम एक्योर्ड हुई है, इसका मतलब अभी आपके हाथ में नहीं आई है, बट हाँ वो इनकम आपको हो गई है। अभी आपको वो रिसीव्ड नहीं हुई है, बट वो इनकम आपको हो गई है। इसका कहने का मतलब है मैम बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट टफ नहीं है। कंफ्यूजिंग ऐसे है, अगर आपको इनकम या कोई चीज़ सैलरी आपके हाथ में आ जाती तो आप कहते हो यस दिस इज माई इनकम, ये मेरे पास 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 जो भी आपकी इनकम है, अगर वो आपको हैंड में मिलती है, इन हैंड, या आपके अकाउंट में आती है, तो आप कहते हो कि येस दैट इज माई इनकम एंड आई हैव रिसीव्ड दैट इनकम, मुझे वो इनकम मिल चुकी है। बट एक्योर्ड का मतलब क्या होता है, एक्योर्ड मतलब होता है कि आपके 60,000 इनकम बनेगी या आपकी 70,000 इनकम बनेगी, बट अभी आपके अकाउंट में वो चीज़ क्रेडिट नहीं हुई है, ना ही आपको इन हैंड मिली है, बट आपको पता है कि वो इनकम आपकी हुई है, आपने कहीं अपनी सर्विस दी और आपकी उतनी इनकम हुई, बट अभी आपको वो चीज़ मिली नहीं है, बट आपने वो अर्न कर ली है, अपनी इनकम कमा ली है, तो उस इनकम को हम क्या कहते हैं, एक्योर्ड। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। असेसमेंट ईयर द करेंट ईयर, जो अभी चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर अभी क्या हो जाएगा, 2022 से लेकर 23 कह रहा है इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स 2022 कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, ये कितने मंथ्स का होना चाहिए, 12 मंथ्स का होना चाहिए। कमेंसिंग हर समय कैसे शुरू होगा, हर समय 1 अप्रैल से शुरू होगा हर साल। अच्छा, अगर ये चीज़ नेक्स्ट ईयर में हम हमारा क्या हो जाएगा असेसमेंट ईयर, तो हमारा नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट ईयर होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, इज इट 31 मार्च, ये हमारा हो जाएगा 2024, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद तो ये क्या बन जाएगा मैम, ये तब बन जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं। सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, प्रीवियस ईयर कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 3 में। असेसमेंट ईयर आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में डिफाइंड है। और आपका पर्सन किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, मेरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी ज़रूर से। और अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा, जो भी आपके डाउट्स है वो ज़रूर से कमेंट में आप लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ें आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपका डाउट हो, मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उसको ज़रूर से जा करके वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरों को हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।